बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना के इजलास में DGISI की तकर्रुरी और नोटिफिकेशन के हवाले से वफाकी वज़रा को एतमाद में लिया गया, जबकि जहांगीर तरीन साहब ने गुफ्तगू में कहा है कि ना ही मैं सियासत छोड़ूंगा और ना ही तहरीक इंसाफ। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G20 ममालिक का इजलास आज हो रहा है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि DGISI की तकर्रुरी और नोटिफिकेशन का फैसला जो है वो हमारा है और हमारी हुकूमत इसका फैसला कर सकती है, उनका इख्तियार है। आप इस पर क्या कहेंगे? कानूनी तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और माजी की हुकूमतों में क्या होता रहा है? देखें, एक तो फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही, जो बात यहाँ पे पिछले 6 दिन तो हो गए हैं इसको, और ये इस्लामाबाद में गर्दिश में थी बात, और हमने चंद रोज़ पहले ये बात की भी थी कि वज़ीर आज़म साहब, और कल मैंने ये भी बात की थी कि कुछ फासला थोड़ा सा लंबा हो गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, और इसको इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि उनकी जो टीम है, और मैं एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बात कर चुका हूँ, उनकी टीम के लोग जो हैं वो चंद लोग दो तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ तो बहुत ही समझदार, और लेकिन वो फिर ये होता है कि वो एक तरफ रह जाते हैं, और ये जो शख्सियात हैं ये आगे आते हैं और ये तमाम मसाइल को, और वज़ीर आज़म साहब खुद फिर उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात तो ये फवाद चौधरी साहब ने कही कि इसको कानूनी तौर पे किया जाएगा, यानी इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि जो पहले ऐलान हुआ है वो गैर कानूनी है, ठीक है, एक बात। दूसरी जो बात है वो ये कि वज़ीर आज़म साहब को उनके चंद जो करीबी शख्सियात हैं, बहुत करीबी शख्सियात, उन्होंने कहा है कि जी आप जो है वो जो मौजूदा हमारे DGISI हैं, अब मौजूदा मुझे नहीं पता कि इस वक्त जनरल फैज़ हैं या जनरल नदीम जो कराची से, बहरहाल उनका कहना ये है कि जी मशवरा उनका ये है इमरान खान साहब को कि आप इनको अगले साल मार्च तक रखें इस ओहदे पे। और ये जो बात है, अब ये जो कानूनी तौर पे कहा गया है दोबारा, तो वो गालिबन ये है कि जी दोबारा 3 नाम मांगे जाएंगे और फिर ये होगा। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब उस पे तो वो मार्च वाली बात पे तो शायद जो आर्मी चीफ के साथ बात हुई है, क्योंकि देखें 2 बातें इसमें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ जो हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, वो अगर ये बात हो रही है कि जी वो अगर अगले साल आर्मी चीफ रिटायर होते हैं अपने वक्त पे, यानी नवंबर में, तो उसमें जो है वो 4थे नंबर पे जनरल फैज़ होंगे, ठीक है। अच्छा। यानी अगले आर्मी चीफ के लिए जो अगर 4 नाम आते हैं तो उस 4 नामों में, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है वो अगर लिस्ट देखें तो उसमें जनरल फैज़ 14वें नंबर पे हैं, 14, ठीक है, यानी उनसे ऊपर 13 शख्सियात हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि खान साहब इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, कि 1 साल पहले अगर आप ये बात, इनके दोस्त अहबाब, इनके जो भी आसपास लोग हैं, मैं किसी के ऊपर नहीं कहने, लेकिन क्या एक कभी इस तरह हुआ है कि 1 साल पहले ये बात शुरू हो जाए? अच्छा, फिर उसमें 4 नाम होंगे अगले साल, और 4 नामों में भी ऊपर जो 3 हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं, और जो नीचे हैं वो भी इंतहाई ज़बरदस्त। लेकिन ऐसा एक हवा बना दी है इन लोगों ने कि वो अगले साल 4 नाम होंगे, 4 में से जो तीसरा नाम होगा, उस चौथा नाम होगा वो जनरल फैज़ साहब, एक इंतहाई प्रोफेशनल सोल्जर। देखें, फौज में जो है वो इस तरह से बात है कि वो गालिबन 6-7 महीने का, ये मुझे नहीं पता कि कितने आर्मी चीफ के लिए कितना अरसा कोर करना जरूरी होता है, क्योंकि ये मैं जानता हूं अच्छी तरह कि जब मुशर्रफ साहब को बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, तो वो मंगला से कोर कमान कर रहे थे, उनको बुला के बना दिया था। ये तो नहीं पूछा था कितना अरसा हो गया इनको, कितना अरसा नहीं हो। तो कोर करते हुए लोग भी हमने देखे हैं, जिन्होंने कोर कर ली हुई है वो भी देखे हैं, लेकिन ये इस वक्त इसकी जरूरत नहीं थी। इस वक्त इश्यूज बहुत हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, ठीक है। अभी 3 नाम जाएंगे या इसी में से होगा, या कानूनी क्या तरीका है, कानूनी तरीका क्या नहीं है। इस वक्त ये रुपया आज जो है
बेयकीनी। और मैंने कल जो बात की थी मैं उसकी तरह थोड़ी सी तस्हीह कर लूँ। वो हमारे वो थंबनेल पे लग गया कि डील हो गई नवाज शरीफ साहब से। मैंने ये बात डील की नहीं की थी, मैंने उन पर नज़र रखें। वो ऐसा ना हो कि लाहौर चलते फिरते नवाज शरीफ घूमते हुए लाहौर नजर आए वज़ीर आज़म साहब को, मैंने ये कहा था। और उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2007 में शेख रशीद साहब हमारे मौजूदा वज़ीर दाखिला, शेख रशीद साहब मेरे ऑफिस में, हमारा जो ऑफिस था जिस चैनल से मैं वाबस्ता था उस वक्त, उस चैनल में मेरे साथ उस ऑफिस में मौजूद थे जब ये ऐलान हुआ नवाज शरीफ साहब का कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब 2 दफा पाकिस्तान आए हैं। एक दफा पहले आए थे तो उनको एयरपोर्ट से भेज दिया गया था, ठीक है, और उसके बाद वो सऊदी अरब से शहजादा मकरन आए थे, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने कोई किसी से बात नहीं की, वो जहाज में बैठे और जहाज में बैठ के पहुंच गए। उसके बाद एक वाकया और हुआ था, और वो हुआ था शहबाज शरीफ का। मियां शहबाज शरीफ जब आ रहे थे वापस लंदन से, जो यहां से भेजा गया था उनको, और उनके साथ इसहाक डार साहब मेरे ख्याल से शायद थे या नहीं थे, लेकिन इतना मुझे पता है कि लंदन से जब शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जहाज में बैठे तो मैं उनके साथ था। दोनों शख्सियत चाहें तो उसको डिनाई कर सकते हैं, मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक जो बात है उसको मैं बता रहा हूं। वो उसके बाद ये हुआ कि लंदन से वापसी हुई, ये मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद दुबई पे ट्रांजिट था, और ट्रांजिट के बाद जो है वो लाहौर लैंड होना था। अब ये हुआ कि मैं उस वक्त टेलीफोन बीपर पे था, और शेख रशीद साहब यहां पे जो है वो जाहिर है कि उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, ऐसी शरारत सूझी मुझे, और यह पता नहीं उनमें किसी के ज़हन में ख्याल आया, हम वहां दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। यानी वो जहाज का जो ट्रांजिट था, हमने कहा जी अपने आगे नहीं जाना, ट्रांजिट में हम निकल गए, या शायद फ्लाइट लेट थी थोड़ी सी, क्या वो हम बाहर निकल गए, बाहर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, बजाय इसके कि हम लाउंज में बैठते। और बाहर निकलने के बाद हम गायब हो गए। मैं, इसहाक डार और गायब हो गए, गायब। मैं, इसहाक डार साहब और मियां शहबाज शरीफ गायब हो गए। उसके बाद जहाज चल पड़ा। अच्छा, मैं बाहर बैठा हूं और मैं बीपर दे रहा हूं, और शेख साहब उधर से गपशप चल रही है शेख साहब। अच्छा, ये चूंकि वापसी के जो सफर हैं, अच्छा नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो इत्तेफाक से मैं उस जहाज में भी निकल आया था कहीं दरमियान में से, ठीक है ना। अच्छा, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को, फर्ज करें आज नवाज शरीफ साहब कहें रात को मैं 3 बजे आ रहा हूं, ठीक है, एक सिचुएशन है ना, एक इस्लामाबाद, पिंडी, जो भी कुछ हो रहा है, वो वापस आ रहा हूं। इमरान खान साहब किसको फोन करेंगे इस वक्त? वजीर आजम किसको फोन करेंगे? ठीक है, पॉलिटिक्स में तो कोई नहीं आएगा, इस पॉलिटिक्स में तो फौज इन्वॉल्व नहीं होगी, ना कोई इदारा इन्वॉल्व होगा। वो कहेंगे मैं लाहौर आ रहा हूं, और ऐसा है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल सारे उनके कारकुन और मुस्लिम लाहौर जमा हो जाए। ये नवाज शरीफ साहब कैपेबल नहीं करने के। मैं किसी डील की कोई बात किए बगैर में मुकम्मल सलाहियत मौजूद है नवाज शरीफ साहब में, क्योंकि मैं सुबह पहुंच रहा हूं, और आने से पहले एक फोन अर्दोगन का, और एक अमीर कतर का, और एक वो लंदन में, और एक 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर, वो 4, 5, 8, 10 फोन करके मुझे बताएं यहां पे क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा इमरान खान साहब से कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को ठीक रखें, गुजारिश कर सकते हैं ना, अदालतों के साथ ठीक रखें, इलेक्शन कमीशन के साथ ठीक रखें, हुकूमत को और लोगों, अवाम की तरफ ऐसी सूरत हाल बनाएं कि अगर जाना पड़े तो इस तरह से ना जाएं कि मैं दोबारा से वो जो है वो, ये छोड़ दें बात आप, देखिए ना, लोगों को रिलीफ दें, और जो बेहतरीन वक्त हो, जो मैं पहले कहता हूं, जो पहले था उस वक्त, ये तोड़ते असेंबलियां और पब्लिक में जाते और 2/3 लेकर आ जाते। लेकिन अब चूंकि इतना अर्सा गुजर गया, अब देखिए अथॉरिटी कल रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी, अब अथॉरिटी की कानूनी हैसियत, ये फिर अथॉरिटी, ये मकसद बात ये है कि जबरदस्त आइडिया, मगर फिर कानून, इसकी कानूनी हैसियत, चेयरमैन कौन होगा, कैसे होगा, क्या, ये इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं लोग, यही खुद पता नहीं वजीर आजम साहब क्यों ये बात। और दूसरी गुजारिश वजीर आजम साहब से 10 बदस था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की का जो वाकया है, उसको मुझे नहीं पता वो किस तनाजुर में कर रहे हैं, किस में नहीं, उससे गुरेज करें। मैं सिर्फ एक गुजारिश उनसे कर सकता हूं, और वो इसलिए गुजारिश कर रहा हूं उनसे कि इसके बारे में मुख्तलिफ फुकाहा और मुख्तलिफ उलमा और मुख्तलिफ जो बड़े
हमारे तारीख में जो स्कॉलर्स गुजरे हैं उनकी मुख्तलिफ आ रहा है। और इस वाक़े के बारे में ये वाक़या बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं यहां पे जंगे जमल डिस्कस करना शुरू कर दूं या जंगे सफ़ीन डिस्कस करना शुरू कर दूं। कुछ जब उसका एक बैकग्राउंड मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ है, दोनों इंतहाई जलील कदर साहबी और इंतहाई अजीम शख्सियत, क्या मामला था, क्या इख्तलाफ था। एक बचपन का किस्सा बयान होता है कि किसी एक किताब के अंदर जो है वो कोई दूसरा वाकया बयान होता है, कोई जंग का इसको ना डिस्कस करें, इसको डिस्कस ना करें। यह सेंसिटिव इशू है, इस पे लोगों के मुख्तलिफ, यानी कोई ऐसी एक बात नहीं है कि जैसे हम कहेंगे जी वो गारे हिरा का वाकया, या हम कहेंगे गारे सौर का वाकया, या हिजरत का वाकया, फतह मक्का, ये ऐसा, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है लोगों की, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ मसालिक के जो उलमा हैं वो भी मुख्तलिफ आरा रखते हैं, इसलिए इस बात को ना छेड़ें। और इनको कोई तारिक जमील साहब से गुजारिश है या बाकी जो नूरुल्लाह कादरी साहब से, बाकी शख्सियात से, कि थोड़ा सा इस वाक़े से दूर करें। और कोई वाक़या नेपोलियन का छेड़ दें, हिटलर का छेड़ दें, कोई और वाक़या छेड़ दें, इस वाक़े को ना छेड़ें, ठीक है। ये एक हसास वाक़या है। दूसरी बात है कानून क्या कहता है। चलें, वज़ीर आज़म साहब ने आज जो बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बाख्तियार वज़ीर आज़म हूं, और वो हैं आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बिल्कुल बाख्तियार। इसमें ये बात उनकी बिल्कुल गलत नहीं है। और वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ है वो मैं अपनी फुल अथॉरिटी यूज़ करूंगा। ये बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कहा जो नवाज, क्योंकि ऑपोजिशन और नवाज शरीफ साहब वो इंतजार कर रहे हैं इसी ऐसी कैसे मूवमेंट का, जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट और अदालत और बाकी वो खामोश हैं इस वक्त, ठीक है ना, वो खामोश हैं, लेकिन वो पुराने गुजरे हुए हैं इन तमाम अदवार से, ठीक है। इसलिए वो देख रहे हैं सारा मामला, और ब्यूरोक्रेसी सारी उनको रिपोर्ट करी है वज़ीर आज़म हाउस से भी। ये मैं आपको वज़ीर आज़म हाउस से भी उनको रिपोर्ट करी जा रही है। अपोजिशन के हुकूमत के वज़रा छोड़ दें आप। ये तो जब खान साहब को बाद में पता चलता है ना, तो फिर वही होता है कि मतलब ये तो मतलब खैर इनके, और इन्होंने खुद वज़ीर आज़म को पता है, मेरा ख्याल है इनको है अंदाजा, ठीक है। 17 लोग तो पैसे लेके गए हुए हैं उस तरफ, तो अच्छा। शखावत साहब से हम जरा टेलीफोन लाइन पे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है, और उसके बाद फिर ये बात करेंगे कि ताइवान के बिल्कुल सामने चाइना ने ड्रिल शुरू कर दी है, और ये जो इंडिया के साथ मामला है ये खराब हो गया है। ईरान के आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अच्छा सर, उस पर भी बात कर लेंगे। और इराक के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। शखावर साहब टेलीफोन लाइन पे। शखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शखावर साहब, पहले तो मुझे यह बताइए कि DGISI का तकर्रुर करने का कानूनी तरीका क्या है? जी डॉक्टर साहब, आईन पाकिस्तान में जो तकर्रियां हैं वो आर्टिकल 292 में 4 तकर्रियों का जिक्र है। एक है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का। DGISI की तकर्री जो है न वो किसी आइन में मेंशन है उसका तरीकाकार, न आर्मी एक्ट 1956 में है, न आर्मी रूल्स रेगुलेशंस में है। ये इसकी जो तकर्री होती है वो रवायात की। एक मिनट शखावर साहब, एक दोबारा मैं जरा, आप ही कह रहे हैं कि ये जो तकर्रुरियां हैं ये नहीं, वजीर आजम के पास इख्तियार नहीं है? देखिए, वो तो हमेशा तो वही करते हैं। जिन तकर्रियों का जिक्र किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जी, उनकी तकर्री जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है आइन के आर्टिकल 292 के तहत। उसका एक पूरा तरीकाकार है। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट से मुराद वजीर आजम? जी, वजीर आजम और उनकी कैबिनेट और काबीना, जो है ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है। अच्छा, अब जहां तक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ताल्लुक है, तो वो ना आइन में उसका जिक्र है, ना आर्मी एक्ट 1956 में उसका जिक्र है, ना ही जो है आर्मी एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें भी जिक्र नहीं है। ये जो तकर्री होती है रिवायात पर मबनी है, क्योंकि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के DG जो है वो एक बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और ISI जो है वो तीनों अफवाज पर मुश्तमिल
एक इंटेलिजेंस की जो एजेंसी है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मैटर्स के ऊपर नजर रखती है और उसकी जो है पीरियोडिकल फोर्टनाइटली हफ्तावार DGISI उसकी ब्रीफिंग देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मुतालिक। तो ये ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी नहीं, मेरा सवाल वही रह गया, DGISI को उनका तकर्रुर आईनी और कानूनी तौर पे किस शख्सियत के हाथ में है? मैं आपको गुजारिश करता हूं, इसमें जो रवायात हैं वो ये हैं। नहीं रवायात, अच्छा हम रवायात पे चल रहे हैं मुल्क। रवायात पे देखिए, मैं आपको बताऊं कि शखवर साहब आइन और कानून पे हम चल रहे हैं, हम रवायात पे चल रहे हैं। वैसे देखिए मैंने आपको जो अर्ज किया कि आइन और कानून में इसका कतन जिक्र नहीं है, लेकिन ये रवायत जो होती है वो भी आइन कानून का हिस्सा होती है। जो रवायात लागू होती हैं उसको भी कानून कहा जाता है। ठीक है। अब मैं रवायत इसमें यह है, मैं आपको अर्ज कर देता हूं जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है DGISI की तकर्री के लिए मुशावरत करते हैं दोनों। ये लिखा नहीं हुआ कहीं, ये कहीं लिखा नहीं हुआ? लिखा नहीं हुआ। नहीं, जैसे चेयरमैन नैब के लिए होता है कि बामानी मुशावरत होनी चाहिए, नहीं, यहाँ है ही नहीं लिखा हुआ है। ये रिवायात है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि रिवायात का जो है ये उसके नतीजे में ये तकर्री होती है क्योंकि एक कंसेंसस, एक मुशावरत जो है वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान होती है। क्योंकि रिवायत ये है कि DGISI जो है वो पाक फौज से कोई लेफ्टिनेंट जनरल सिटिंग जो है वो तक उसका तकर्रर। अच्छा, ये भी रवायत है, ये भी रवायत है जी, ये भी रवायत है। उसकी वजह यह है कि वैसे तो ISI तीनों अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के मुश्तरका इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि रवायात ये है क्योंकि इसमें ये कोई अमर माने नहीं है कि कोई एयरफोर्स का या नेवी का कोई सीनियर ऑफिसर भी बन सकता है, लेकिन फौजी बस फौज से होना जरूरी है, अब फौज पाकिस्तान से होना जरूरी है। ठीक है, और सीनियर ऑफिसर रवायात है कि ये आर्मी के जो है वो हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। चूंकि वो आर्मी से उनको मुस्तार लेना होता है तो उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मशावरत जरूरी होती है। अच्छा, और ऐसी तकर्री तब होती है। लेकिन फिर रवायात हैं, ये रवायात हैं, ये लिखा नहीं हुआ कहीं? नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो मैं अगर आपसे एक मिनट जरा मुझे अब ये बताएं कि ये 3 नाम भेजे जाते हैं, ये भी रवायत है? देखिए, इसमें भी 3 नाम भेजने की भी रवायत कहीं नहीं लिखी हुई। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी तकर्री वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मशावरत से एक नाम जो है उस पर इत्तेफाक होता है और वो उसकी फिर कैबिनेट डिवीजन एक नोटिफिकेशन इशू कर देती है कि ये जो है इनका तकर्रर हुकूमत पाकिस्तान ने, और खास तौर पे चूंकि वो जवाबदेह वजीर आजम पाकिस्तान को होते हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इसलिए उसका तकर्रर जो है वो कैबिनेट डिवीजन करता है। जबकि बाकी आर्मी की जितनी तकर्रियां होती हैं, उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, कोर कमांडर्स किसको कहाँ लगाना है। अच्छा, मेरी बात सुने, यानी ऐसा भी हुआ है ना माजी में कि जैसे भुट्टो साहब के वक्त में गालिबन आर्मी चीफ के लिए या बाकी ओहदों के लिए वो 3 नहीं वो 5 नाम मांग लेते हैं, या वो 3 नामों के अलावा कोई, मतलब ये भी तो है ना फिर रवायात पे अगर जाएंगे तो। देखिए वो तो जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और जो एयरफोर्स चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का तो एक तरीकाकार मौजूद है। वो तो आपको पता है कि वो तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मसला गया था, तो उसके नतीजे में बाकायदा कानून साजी हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी, पाकिस्तान नेवल एक्ट में भी, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में भी। तो वो तो एक इन राइटिंग है, वो तो रवायात से हटकर कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। लेकिन मैं जो पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, डायरेक्टर जनरल जो ISI की तकर्री जो है वो मुशावरत से होती है, करते उसको प्राइम मिनिस्टर है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुशावरत जरूर होती है क्योंकि उन्होंने अपने फोर्स में से एक लेफ्टिनेंट जनरल सिटिंग जो है उनको जो है उनकी सर्विसेज देनी होती है। शाखावर साहब, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि 4 तकर्रियां वजीर आजम कर सकते हैं, आपने नाम बता दिया, ठीक है, ऐसे ही आइन के मुताबिक। 4थी तकर्री के बारे में आप कह रहे हैं कि वो रवायात है हमारी, मतलब हम रवायात पे चलता है हमारा मुल्क, या हमारा मुल्क आइन और कानून? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वजीर आजम कह रहे हैं मैं आइन और कानून के मुताबिक करूंगा।
तो ये देखिए डॉक्टर साहब, मैं देखिए DGISI की तकर्री जो है वो आइन, कानून या कोई रूल, मतलब रवायात के मुताबिक तो फिर मार्शल भी लग जाता है ना, रवायात के मुताबिक तो पीसीओ भी आ जाता है। रवायात पे क्यों मुल्क को चला रहे हैं, आइन और कानून पे चलाए ना। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रवायात, आप देख लें कि बरतानिया है जैसे जी बरतानिया में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। वहां पे जितने भी निजाम चल रहा है वो रवायात पे चलता है, और रवायात जो होती है वो कानून का दर्जा भी रखती है। अगर आप कानून की डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें यह भी है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, उनको भी अगर जो लागू हो उनको भी कानून का दर्जा होता है, लेकिन ये कहीं कोडिफाइड लॉ में नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। शाखावर साहब, हमारे मुल्क में आपको पता है ना कितने बेगुनाहों को फांसी लग जाती है, तो मैं ये कहूंगी जी रवायात में है कि बेगुनाहों को फांसी। ये शाखावर साहब कोई कानून के मुताबिक कोई चीज बताएं। ये जो रवायात हैं, मतलब ठीक है आपने कहा ना कि रवायात कानून का दर्जा अख्तियार कर जाती हैं, तो ये तो बड़ी बुरी बुरी रवायात हैं। मतलब आधे लोग चर्च पी रहे हैं तो वो तो कानूनी तो नहीं हो जाएगा ना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बताऊं, जो माजी में तकर्रियां होती रही है DGISI की, वो हमें सिर्फ एक खबर आती थी कि फलां शख्स को या फलां लेफ्टिनेंट जनरल को DGISI बना दिया गया, क्योंकि वो सारी चीजें इंतहाई कॉन्फिडेंशियल तरीके से प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम को गलत मशवरा दिया गया है कानूनी तौर पर। देखिए, जब अब मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन एक जरूर इस पे मैं अपने जो है तशवीश का इजहार जरूर करूंगा कि ये तकर्री जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी हसास तकर्री है। इस पे ऊपर तनाजा खड़ा नहीं होना चाहिए था, ये मौजूए बहस नहीं होना चाहिए था सोशल मीडिया का या प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या बैरूनी जो इदारे हैं नशरियाती, वो भी इस बात का जो है बरमला इसके फॉर एंड अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। तो ये जो तकर्री है इतनी हसास और इंपॉर्टेंट तकर्री है कि जिसके बारे में कोई तनाजा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं बताऊं शाखावर साहब, रवायात की बात कर रहे हैं तो खैर है, कोई डिस्कस भी हो रहा है वहां पर, कांग्रेस में हियरिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, आप देखें कंफर्मेशन होती है, सवाल होते हैं, ऐसी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है, मतलब इसमें कोई। डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारी, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो सिचुएशन हमारी है उसमें ये बात बिलाशुबा, मतलब मैं ये कहता हूं क्योंकि अफगानिस्तान का इशू है, डे टू डे बेस पे उस पर तब्दीलियां आ रही हैं, और भी बहुत सारे बैनुल अक़वामी ऐसे इशू चल रहे हैं जिसमें ISI का एक बड़ा कलीदी रोल है, और इसको मुतनाज़ा नहीं होना नहीं। तो फिर नहीं मुतनाज़े, तो फिर अब क्या इसमें किया जाए? मैं तो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वो कहना चाहिए ना कि लाइटर नोट पे डिफ्यूज भी करना चाह रहा हूं, ताकि वो इसकी मतलब बहुत ज्यादा कोई इसकी मैं ये समझूंगा कि देखिए, जिन्होंने ये तकर्री करनी है उनको कम से कम इस चीज की हसासियत का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि ये मजीद डिले ना हो, इस पे मजीद जो है लोगों को इंतजार ना करना पड़े, एक सस्पेंस की जो सूरत हाल है इससे कौम को निकाला जाए। इसमें वैसे आप समझते हैं कि एक जरूरत है इसमें थोड़ी सी फ्यूचर के लिए, या है ना इसमें, या मुशावरत करके इसको मेरा ख्याल है जल्द से जल्द कर लें? आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें मैं समझता हूँ, देखिए मैं नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा चेन, आपको पता है ना, पूरा चेन है, एक ने कोच छोड़नी है, एक जो लेफ्टिनेंट जनरल, जहां तक कि कोर कमांडर्स की पोस्टिंग ट्रांसफर का ताल्लुक है, वो तो एक इंटरनल आर्मी का मामला है, और वो तो मुकम्मल तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रेरोगेटिव, ठीक है, वो तो आपस में पोस्टिंग ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन ये जो है ये एक बड़ी हसास और बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट तैनाती है, इसमें ताखीर भी नहीं होनी चाहिए, और ये जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है इसको कौमी मफाद में इसको खत्म कर देना चाहिए फौरी तौर पे, उम्मीद करते हैं। लेकिन शाखावर साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये आइन और कानून में है ही नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें, ये तो नया इंकशाफ हुआ है मेरे ऊपर आज के, ये आइन और कानून में नहीं है। हकीकत है, देखिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, तो मैंने आइन में या इवन आर्मी एक्ट में या इवन आर्मी रूल्स रेगुलेशंस में या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के कानून में इस तकर्री के बारे में नहीं कोई प्रोविजन मौजूद, और ये होती रवायात और बड़ी शानदार रिवायत हमारी रही है, और इनको शानदार रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लाइटर से नोट पे उनसे मैंने बात की ताकि इसकी जो, क्योंकि ये बात तो बहुत बड़ी कर गए हैं वो,
कि इसमें लेकिन डॉक्टर आइन और शाखावर कानून साहब ने में ये भी बात की कि पहले इसको, ये सेंसिटिव टॉपिक था, इसको डिस्कस नहीं किया जाता था, अब ज्यादा ये डिस्कस हो रहा है। नहीं नहीं, ये डिस्कस बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं ये उस होता। दिन जो है ना, एक्चुअली हुआ ये है कि ये एक नोटिफिकेशन हुआ, हाँ। और वो नोटिफिकेशन सब ने वो मतलब हो गया था सब सारा, लेकिन फिर जो है वो उसमें ये सवाल उठने लगा कि ये आईएसपीआर की तरफ से आया है तो पीएम हाउस से नहीं आया, तो सेक्रेटरी से नहीं, तो फिर उसके बाद ही चलता गया चलता गया चलता गया। फिर उसके बाद जो है वो आज फिर जब खुद उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी का देखें, जब ये चमक हुई और गलत खबरें तो गलत नहीं थी ना, ये तो ये बात चली थी, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इसको जो अफगानिस्तान के हालात हैं, जो बॉर्डर्स के हालात हैं, जो मैंने कल भी बात की कि चाइना इंडिया की तलखी बढ़ रही है, ठीक है, अल्लाह ना करे कि वहाँ पे कोई जंग छिड़े, लेकिन वो तलखी बढ़ रही है। और इसी दौरान मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हो रही हैं खित्ते में। देखें चाइना, एक था तासुर के चाइना और ताइवान का मामला जो है वो मतलब ठीक हो गया है, क्योंकि इस दौरान वो जैक सलिवन की मीटिंग हो गई उनके जेनीवा में और सारा। लेकिन उसके बाद जो है वो ये आज मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक खबर है कि बिल्कुल सामने, यानी अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा दूर ये जो CNN खबरें ब्रेक कर रहा है, और वहाँ के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मैगजीन के हवाले से ये जो रॉयटर्स कह रहा है, 13वें नंबर पे हम दिखा देते हैं कि ये बिल्कुल ये ताइवान के सामने जो जनूब मशरिकी इनके सूबे हैं चाइना के, जो साउथ फ्यूजियन है, वहां पर लैंडिंग ड्रिल्स, ये लैंडिंग ड्रिल्स वहां पे हो रही हैं, और उन्होंने एक वीडियो जारी की है, छोटी छोटी बोट्स के अंदर वो कम्बैट स्टेजेस के ऊपर जाके वो वहां पर अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये चाइना ताइवान, और साथ ही फिर वो जो मामला है वो मामला अपनी जगह तेज हो गया है मामला। और हिंदुस्तान टाइम्स ने आज आर्टिकल लिखा है, विल क्वाड स्टैंड अप टू ड्रैगन ब्रीदिंग फायर फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू लद्दाख, यानी जो इंडो पैसिफिक में एक्सरसाइजेज हो रही हैं, क्या क्वाड लद्दाख पे आएगा मदद के लिए इंडिया की? नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसको वो नहीं, ये बात उनके इंडो पैसिफिक मैरीटाइम का बिल्कुल अलग बात है। ये वही बात जो आज उन्होंने की है, और यही सवाल मैं उठाता रहा हूं बहुत अरसे से कि वो वहां पर लद्दाख में इंडिया नहीं, खुदा न खास्ता अगर एक्सलेशन होती है तो इनको ही मामला ठीक करने हैं, और ये 2 फ्रंट वॉर के भी खदशात मौजूद हैं, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन ये 2.5 तो ये खुद कहते हैं कि इधर से टर्मोइल, लेकिन ये मल्टीपल फ्रंट्स भी खोल सकते हैं इनके जो एडवर्सरीज हैं। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो इसके साथ ही ईरान के जो फौज के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, और ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है मौजूदा हालात में। और ये मैं यहाँ पे जो 19 स्लाइड है, इस्लामिक रिपब्लिक का न्यूज़ एजेंसी को मैं कोट कर रहा हूँ, दूसरी खबर बड़ी उनकी तरफ से कि तेहरान जो है वो अफगानिस्तान के नेबर्स की मीटिंग करवाने जा रहा है, यानी अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो ब्रादर ममालिक हैं, ये सॉरी हमसाया ममालिक हैं, यानी पाकिस्तान हो गया, यानी ये बहुत बड़ी खबर है कि ईरान वो मीटिंग होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। और तो ये एक मेरे नज़र से एक मेरा ख्याल है कि, और अच्छा फिर उसके बाद जो है ये 26वीं जो स्लाइड है, ये जनरल बाकरी पाकिस्तान आ रहे हैं तेहरान टाइम्स के मुताबिक, आज वो पहुंच गए होंगे यकीनन उनकी अस्करी क़यादत से, और जो यानी कल आ जाएंगे ट्यूसडे, और अस्करी क़यादत से और जो सिविलियन लीडरशिप से, देखते हैं किनसे उनकी मुलाकात होती है, लेकिन उनका इस वक्त दौरा, और साथ ही फिर ईरान अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं सारे के सारे, उनकी मीटिंग, यानी पड़ोसी ममालिक का मतलब ये हुआ कि उसमें तेहरान जो है वो पाकिस्तान को भी बुला रहा है, तुर्की को भी बुला रहा है, ये जो स्तान्स हैं सारे जो, यानी देखिए ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनके आर्मी चीफ कौन और साथ ही बुलाना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इराक के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं वहां उसको मानने से ईरान ने उस पर इतराज उठा दिया। अच्छा। तो इतराज उठा दिया, और वहां पर यह हुआ है असल में कि एक बहुत बड़ा नाम है, और जाहिर है कि इस खित्ते की तारीख या मशरिक़ वस्ता की तारीख जो है वो मुक़्तदा सदर के बगैर लिखी नहीं जा सकती, और मुक़्तदा सदर जो हैं वो वहां पर उस अलायंस का हिस्सा नहीं है जिस अलायंस को ईरान सपोर्ट कर रहा है, यानी वो एक बड़े अहले तशी रहनुमा हैं
लेकिन वो जो अल-फतह अलायंस है उस अलायंस में वो नहीं है। अच्छा। उसके मद्दे मुकाबिल जो अलायंस है उसमें मुक्तदा सदर मौजूद हैं। सही। अच्छा, अब मुक्तदा सदर जो हैं ये बहुत बड़ी सदर तहरीक के ये जो है सरबरा हैं, इनकी ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा इनके कभी साथ होता है, लेकिन कभी इस वक्त जो पॉलिटिक्स है उसमें ईरान इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो हैं ये एक बड़ी फैमिली है, और यानी आप यूं समझें कि मोहम्मद सादिक सदर के बगैर लिखा नहीं जा सकता। इस मशरिक़ वस्ता की या पूरे इस रीजन की तारीख नहीं ली जाती, इतना बड़ा नाम। इनके जो वालिद हैं मोहम्मद सादिक सदर, उनको शहीद कर दिया गया था मुक्तदा सदर के दो भाइयों के साथ। यानी इनके दो भाइयों के साथ उनको ये पूरी फैमिली लेबनान से है, इनका ताल्लुक लेबनान से है, और इनके वालिद को शहीद कर दिया गया था इनके दो भाइयों के साथ। और ये मोहम्मद बाकिर सदर के दामाद हैं। मोहम्मद बाकिर सदर जो हैं उनका जिक्र इस प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले किया था। ये वो शख्सियत हैं जो कर्नल कद्दाफी से मिलने जा रहे थे और रास्ते में कर्नल कद्दाफी से मुलाकात के लिए जा रहे थे और गायब हो गए थे, और आज तक उनका नहीं पता। तो अमल तहरीक जो लेबनान की है उसके जो है ये बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद जो है उनके दामाद, अच्छा नहीं सॉरी, वो मूसा सदर गायब, मूसा सदर जो है उनको वो वहां से अगवा हुए थे। ये जो है ये जो बाकिर सदर हैं, जो इनके ससुर बाकिर सदर को उनकी साहबजादी के साथ, उनकी बहन के साथ जो है वो टॉर्चर करके शहीद कर दिया गया था। मतलब इनकी पूरी जो फैमिली है, मतलब बाकिर सदर को, सादिक सदर को, मूसा सदर गायब, ठीक है, ये पूरी जो फैमिली है इनकी, इनके दो भाई शहीद। अच्छा, और इस तरह टॉर्चर किया था उनको उनकी बहन के साथ, सैयदा बिंतुस ज़ोहरा गालिबन उनका नाम था। इस तरह से शहीद किया था कि ये माथे के ऊपर उनके यहाँ पर एक कील ठोंक दी गई थी, एक कील, और पूरे उसके बाद उनको नजर आतिश कर दिया गया था। तो इतना टॉर्चर हुआ था। तो ये जो पूरी फैमिली, अच्छा वो बुनियादी तौर पे ये बगदाद का जो शहर है उसमें गरीब गुरबा के लिए बड़ा काम वगैरह करते थे, तो सदर सिटी के नाम से बाकायदा पूरा एक इलाका है। अच्छा, लेकिन वो ईरान के साथ, तो ईरान इन इलेक्शंस को नहीं मान रहा। सही। ईरान वो कह रहा है कि ये इलेक्शंस जो हैं, इन इलेक्शंस में मतलब है कि एक बेचैनी है इराक में, और अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि ये इलेक्शंस अहम है बहुत ज्यादा। अच्छा, ईरान का कहना यह है कि जो स्प्लिट करवा दिया कुछ लोगों ने, हमारा जो वोट बैंक था उसको तोड़ दिया गया है, उसके नतीजे में जो नताइज हैं उस पर ईरान खुश नहीं है। अच्छा, सही। और इसके असरात अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज़रबाईजान जो है, जो एक जमाने में ईरान का हिस्सा रहा है, बल्कि हिस्सा क्या रहा है, आज़रबाईजान दो हिस्सों में टूट गया। वो ना पहले बता चुके, एक पे रशिया ने कब्जा कर लिया था, एक पे ईरान है, तो वो लड़ाई उनकी होती रहती है आपस में। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस 75% जो आज़री हैं वो रहते हैं ईरान में, दुनिया भर में जितने आज़री हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तालिबान की जानिब से जो ख़वातीन की हुकूमत में शमूलियत और तालीम से मुतल्लिक जो बातें की गई थी, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वादे पूरे किए जाएं तालिबान की जानिब से, और तालिबान की जानिब से कहा गया है कि हमें कुछ वक्त दिया जाए। वो करेंगे, ख़वातीन को भी आप समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ख़वातीन भी उसमें आ जाएंगी और बाकी भी। एक मेरी बस यहाँ पे गुजारिश है, वो ये है कि ये जो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब को मशवरा जो भी उनके आसपास की शख्सियत दे रही हैं, वज़ीर आज़म साहब मुकम्मल बाख्तियार हैं, मुकम्मल, और होना चाहिए उन्हें। और ये तो मतलब तमाम तकर्रुरियाँ आप देखें, पंजाब गवर्नमेंट, सेक्रेटरीज, पुलिस, वो वज़ीर आज़म मुकम्मल असर्ट करते हैं अपनी अथॉरिटीज़ को, जैसे होना चाहिए। लेकिन इस मामले पे जो एक तो ये है कि मुल्क का नुकसान, ठीक है, दूसरा ये कि आइन और कानून की बहस अगर छिड़ गई तो फिर ये आपने सुन लिया शखावत, इसको एहसन तरीके से जिसमें कोई बहरान पैदा ना हो और इसमें कोई इज्जत और ये नहीं, मुल्क पहले है,
मतलब ये शख्सियात की मेरी या ना मैंने करना था, उसने कहा नहीं, मुल्क है पहले। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान के लिए पहले जरा सोचा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात क्या हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या हालात हैं, बॉर्डर्स पे क्या सिचुएशन है, इंटरनल थ्रेट्स क्या हैं, और ये तमाम का तमाम काम जो है ये आईएसआई और आईबी और एमआई और एफआईए और पुलिस, और तो मसला ये है कि ये तो चूंकि यानी मुल्क की दो बड़ी शख्सियात हैं, अब वो इतनी मुलाकातें अगर हुई हैं और फिर एक कोर कमेटी भी हुई है, कौमी सलामती भी हुई है, फिर वो कैबिनेट भी हुई गई, फिर परसों पार्लियामेंट के इजलास खुदा जाने क्यों कॉल किया है जिसमें वज़ीर आज़म साहब शायद आएंगे। तो बात यह है कि मतलब अब वो इजलास कम, मैंने पूछा तो किसी को नहीं पता कि क्यों पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है, उसमें सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी। तो बात यह है कि इसको एहसन तरीके से, एहसन तरीके आइन कानून को भी आप जरा रखें ना साइड पे। एहसन तरीका यह है कि मुशावरत, दो शख्सियात आपस में बैठ के और इसको मुशावरत को, और किसी भी शख्सियत को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, किसी भी शख्सियत को, चाहे वो जनरल फैज हो या चाहे वो जनरल नदीम हो या कोई और शख्स हो, कोई आर्मी चीफ हो, किसी को मतलब यहाँ कोई वो नहीं है कि जी मैंने किया तो उसने, कि 100 बातें इमरान खान साहब को सजेस्ट करते होंगे आर्मी चीफ, 100 बातें इमरान खान साहब सजेस्ट करते होंगे, तो ये जो बात है इसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए और इसको इस तरह डिस्कस भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिस्कशन देखें, हमने तो हल्की सी बात की थी ना कि इस्लामाबाद और इसका और इशारों का नाम है, तो फासला लंबा हो गया है, मैं जा रहा हूं, तो कल मैंने बात की थी और पहले भी बात हल्की फुल्की सी कर गए थे हम। लेकिन बात यह है कि इस मामले को थोड़ा अर्सा रह गया, साल 1.5 साल इलेक्शंस पे खड़े हैं, गवर्नेंस। अच्छा आपको मैं ये बताऊं बात कि ये भी मेरी गुजारिश है कि ये तालिबान अपनी बात खुद कर रहे हैं पूरी दुनिया से, तालिबान अमेरिका से बात कर रहे हैं, तालिबान कर रहे हैं बात। मुझे आज किसी ने फ़ोन किया और उसने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि आप थोड़े दिन तक 5-7 दिन तक तालिबान चूंकि अपनी खुद बात कर रहे हैं और शायद उनके फंड्स रिलीज हो जाएं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप थोड़े दिन तक तालिबान से के अलावा कोई बात करें? वो बड़ी अच्छी तरह दुनिया को एंगेज किया हुआ उन्होंने। तो मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि यहां पर फैट ऑफ इस पर डिस्कस हो रहा है। तो आपकी तरफ से जो बार बार बात आ रही है ना, अपनी कम बात आ रही है, पाकिस्तान की तालिबान की ज्यादा आ रही है बात। तो वजीर आजम साहब को ये भी जो उनकी मीडिया टीम है वो सजेस्ट करे कि सर पाकिस्तान के जो इशू, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान, इस वक्त हम जरा अपनी बात, तालिबान अपनी बात प्रॉपर कर रहे हैं, वेरी इंटेलिजेंट। मुत्तकी साहब जो उनके कतर में है, उनके जबरदस्त डायलॉग्स हो रहे हैं वहां पे सारी दुनिया के साथ। तो जो पाकिस्तान है और पाकिस्तानियत है और पाकिस्तान का जो खित्ते में रोल है, जो पाकिस्तान के जो इशूज हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, हमारे अलायंसेज, हमारी, हम उस पर अगर फोकस करें तो उसके नतीजे में यह बात बार बार नहीं जाएगी। पूरा का सारी की सारी अगर गुफ्तगू हम तालिबान के बाद, तालिबान अपना केस मैंने कहा ना बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लीट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, वो प्लीट कर रहे हैं केस अपना। तो इसलिए क्योंकि, और मुझे किसी ने कहा कि यार यहाँ पर हमारे फैटअप की बात हो रही है, तो वो हमसे पूछते हैं कि जी आपका कुछ तालिबान से, तो आपके तो बार बार आपके पाकिस्तान से, तो बात यह है कि एक तो ये गुजारिश है, और इसको एहसन तरीके से वजीर आजम साहब बिल्कुल वो बात, क्योंकि मैंने कहा ना मुशीरान डबल खेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का झगड़ा हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बिल्कुल इस बात के ऊपर वो मतलब उनको खुदा जाने क्या कहते हैं, सुपारी मिली हुई है, क्या मिला हुआ है, सुपारी तो खैर कुछ मुझे भी मिली हुई है सिस्टम की, लेकिन वो किसी दूसरे अंदाज में, ये नहीं है कि तलखी पैदा हो आपस में। अच्छा, लेकिन ये है कि इसको एहसन तरीके से मुशावरत और बार बार मुलाकात और बार बार देखें, पहले तय हो जाए बातें तो फिर अब मेरा ख्याल से मिलें, और इसको एक नोटिफिकेशन करके इसको, ये तो रातों रात तो हाथ के हाथ होते हैं ना, तेजी के साथ समरी नहीं है वो अप्रूव होती है फॉरेन कैबिनेट से। ये क्या इंटरनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है जिसको इस तरह मीडिया में डिस्कस किया जाता है? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। वैसे अमेरिका, मैंने तो बात की थी ना, वो अमेरिका में तो पूरे वो बैठे होते हैं कांग्रेस के सामने, सवाल जवाब, अभी वो शुरू हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है कि पाकिस्तान, इंडिया में तो पता भी नहीं होता कि नाम कौन से हैं, क्या है वो, ये जो है ना बस एक है सिलसिला हमारे यहाँ। लेकिन ये है कि वैसे अगर आप जाके देखें तो इसमें कोई मुद्दा है, लेकिन वो उन ममालिक का जाहिर है कि उनका नहीं, वो उनका कल्चर है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है ना, उसमें ये फौरी तौर पे जो है ये मामला, और ये तो बिल्कुल ही ना हो कि इसको सिविल मिलिट्री का रंग दे दिया जाए। लेकिन अगर तल हकीकत पूछें तो इस वक्त ये इशू बन रहा है, ना चाहते हुए भी बन रहा है। अगर
मतलब खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात हैं, और बिल्कुल हैं रवायत। अब मुझे देखें ना कि ये कानून के अंदर तो है ही नहीं, अब वो कानून को उठा के कोई दूसरा आ गया, अपोजिशन वाला या कोई दूसरी शख्सियत आ गई। इशू ये है कि ये खान साहब बिल्कुल इस वक्त अपने आसपास ये वो बात करें आर्मी चीफ के साथ, और आर्मी चीफ उनसे बात करें, वो कहते हैं बिल्कुल सामने, और इस मसले को रिजॉल्व करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मसला रिजॉल्व हो जाएगा, और मैं दुआ भी करता हूं कि मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पे नजर रखें, नवाज शरीफ साहब पे नजर रखें। बिल्कुल सर, ये बात आप कई बार कर चुके हैं सर। ऑपोजिशन की जानिब से हम नवाज शरीफ साहब गए हैं बाहर, आपको पता है जाने से पहले वो ऐसे, जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मैंने जहाज में चढ़ते हुए देखा तो मेरी काबीना के लोग रो पड़े। वो जरा आपको पता है उनको पूरे प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ पंजाब में उनकी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, इमरान खान साहब की, उनको वहां से प्रोटोकॉल के तक वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया था, वो उसमें गए हैं, पंजाब पुलिस के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट तक गए हैं, उसके बाद अंदर तक प्रोटोकॉल को प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल के साथ भेजा है। जो अच्छा इमरान खान साहब कहते हैं मुझे मैंने जहाज में देखा, तो ये तो भाई उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल के साथ भेजा है, पंजाब हुकूमत देखती रही उनको, एयरपोर्ट आगे पीछे सड़कें। तो ये इमरान खान साहब को, मतलब इनके जो वज़रा हैं वो कहते हैं कि खान साहब टोटली ऑन बोर्ड थे। खान साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। इनके जो लोग हैं वो कहते हैं खान साहब को टोटली ऑन बोर्ड थे। इनके किसी बंदे को आपने कहते सुना आज तक? वो कहते हैं वो तो बीमार थे, वो वापस आ जाए ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी ने कहा कि जी वो, बस इशू ये है सारा। और ऑपोजिशन बारहा ये बात कर चुकी है कि आपकी इजाजत से नवाज शरीफ साहब, मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कोई बात हो रही है इस वक्त? खामोशी है ना। शेख रशीद साहब एक आदमी कह चुके हैं कि आ जाए वापस नवाज शरीफ। लेकिन बारिश होगी तो बारिश होगी। देखें उस वक्त मैंने बात की, लोगों को बड़ा अजीब सा लगा, एहतसाब नहीं होगा खान साहब से, इस्लाहत भी नहीं हो पाएंगी। अब यह है कि डॉलर की कीमत को रोकें, 171 हो गई है, ये 180 तक जाने के इम्कान है। मतलब उधर तो बात वही कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि लोगों से अब ये, चूंकि अच्छा इसमें खान साहब के भी इशू नहीं है, मसला ये है कि लोगों को अगर देखें कितनी महंगाई है, क्या मैंने जो बात की ना कि बेहतरीन अगर मुझसे कोई पूछे ना कि खान साहब के दौर की क्या चीजें, मैं कहूंगा जिस तरह से कोविड उन्होंने कंट्रोल किया। कोविड के दौरान इकोनॉमी क्रैश नहीं हुई, कोविड के दौरान जब, और अब कोविड पे जब काबू पाके दुनिया खुल रही है तो अचानक ये डॉलर और चीजें सारी। और अफगानिस्तान के अंदर आप ये देखें कि जब इनखला हो रहा था तो अब पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर, सफारतकारी, सारी चीजें ठीक है। असल इशू ये है कि ये इतना कुछ खान साहब ने देखें, कोविड के 2 साल और अभी तक उसकी वैक्सीन, बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, बेशुमार चीजें हैं जिनको उनकी टीम चाहे तो प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन उसमें मसला यह है कि उसमें फिर मतलब है कि इनकी टीम, आपको पता है, मैं अब बताते हुए भी अजीब सा लगता है, उनको यास्मीन साहिबा जो हैं, जो पंजाब की यास्मीन राशिद साहिबा, उनको पसंद नहीं करती बहुत ज्यादा टीम। मतलब जिसकी जो को परफॉर्म कर रहा होता है ना, हालांकि वो काफी कॉम्पिटेंट, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो उनको जो काम करता है उसके पीछे लग जाती है। बिल्कुल ठीक, आपने देखा वो बिल्कुल प्रोफेशन, जितनी इज्जत उन्होंने कमाई है इस पूरे दौर में, वो कम बात करती है ना सियासी, वो हमेशा आएंगी, वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक बड़ा बहुत वो बात करती हैं तरीके से, ना कोई फजूल बात ना कुछ, और वो बिल्कुल मेडिकल के हवाले से, अभी डेंगू फीवर के हवाले से, वो उसके कोविड पे उन्होंने बहुत सारा टीम उनके पीछे लगी हुई है, टीम उनके पीछे लगी हुई है कि जी देखें ये तो हीरो बन रही हैं, देखें। अच्छा वो कम बात करती हैं, कम बात करें। मैंने उनसे कहा ना कि जिन्होंने कुछ नहीं करना ना, जो कमाल करते हैं वो कुछ नहीं करते, वो तो इतने कमाल के लोग बैठे हैं कि वो उन्होंने, मतलब वो शादी के पीछे तो वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।